अब हमारे पास में डिस्कशन का मुद्दा है स्ट्रेस के और स्ट्रेन के रेशियो को लेकर के। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन in case of lengthwise is called Young's modulus. Young's modulus equal longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal strain. ठीक है। Within elastic limit, ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. Young's modulus, this is equal longitudinal stress upon longitudinal strain, longitudinal stress force upon area and longitudinal strain change in length to the original length. इसको simplify किया FL upon small l into A. यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और इसकी डायमेंशन जो है वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल हो रही है। हमारे पास में है इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट। बहुत ही एक अच्छी चीज है जो आप लोगों को समझना होगा। हमने बोला सपोज लेट मास ऑफ वायर इज m, तो हम लोगों का कहना होता है कि सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। यहां पे हमने एजम्पशन लिया हुआ है कि बॉटम से x लेंथ पर एक छोटा सा मैंने एलिमेंट एज्यूम किया। अ स्मॉल एलिमेंट इज एज्यूम्ड, अ स्मॉल एलिमेंट dx is assumed in which we have to calculate elongation. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कहना हुआ L लेंथ का मास है यहां पर m, तो x लेंथ का मास हो जाएगा m अपॉन L इंटू x इज हैंगिंग बिलो dx। ठीक है, अब जब ये हो गया हमारे पास में, तो इस पर लगने वाला वेट दिस इज इक्वल फोर्स, दिस इज इक्वल mg, और इस मास को मैंने बोल दिया m0, तो m0 इंटू जी, तो m0 के जगह पर लिख दिया मैंने m/l इंटू एक्स इंटू जी। ये आ गया मेरे पास फोर्स। और अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर y इक्वल f अपॉन a चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब हुआ डेल्टा L दिस इज इक्वल f अपॉन a, y इधर L, इसी को बस अब हमें लिखना है। इस चेंज इन लेंथ को मैंने लिख दिया डेल L, फोर्स के जगह पर लिख दिया, इस फोर्स के जगह पर मैंने लिख दिया m/l इंटू एक्स इंटू जी अपॉन में a इंटू वाई। फोर्स के जगह पर फोर्स की वैल्यू अपॉन में a y, और ये जो लेंथ है जिसमें हम इलोंगेशन देखना चाह रहे हैं दिस इज dx, ये वाली लेंथ दिस इज dx, दिस इज elongation in small element, और जब ऐसा है तो मैंने अब यहाँ पे डेल्टा L निकालना है, तो मैंने पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर दिया m/l ay g इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सर ये dx कहाँ से कहाँ तक है? सर टोटल वायर के लिए है, दिस इज 0 से लेकर के L तक।
और जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, डेल्टा एल दिस इज इक्वल एम जी अपॉन में एल ए वाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से लेकर एल तक, डेल्टा एल दिस इज इक्वल एम जी एल अपॉन 2ay. दिस इज द elongation ऑफ y ड्यू टू इट्स ऑन वेट. फिर हम लोग बोलते हैं कि बल्क मॉड्यूलस क्या है? तो बल्क मॉड्यूलस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज बल्क स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क मॉड्यूलस K दिस इज इक्वल बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. Within elastic limit, ratio of volume stress or bulk stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity. इसको K से लिखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस F अपॉन A और वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा V अपॉन V. हमारे पास ये बात कहने के लिए है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. जैसे कि हमने बोला है एक बलून है, एक बलून में हमने एयर इधर अंदर फिल किया और एयर अंदर फिल करने की वजह से इधर का प्रेशर बढ़ गया. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होना, मतलब नेगेटिव प्रेशर का इंक्रीज होना. और ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव. जब प्रेशर नेगेटिव तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, मैंने बोला कि एक मेरे पास में स्पंज है, अब मैं इसको यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हो गई पॉजिटिव. लेकिन जब मैं बाहर से इसको प्रेशर एक्सर्ट करूँगा तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो डेल्टा वी इज नेगेटिव. मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा ही. वही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं, माइनस साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ एन इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा. यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस अगेन, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, इसीलिए स्ट्रेस का डायमेंशन आएगा और यूनिट आएगा, दिस इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Compressibility is reciprocal of bulk modulus. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. This is C equal 1 by K. तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो भी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ही रहेगी, और बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या फिर पास्कल इनवर्स. Modulus of rigidity, this is the ratio of shear stress to the shear strain. shearing stress और shearing strain का रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगी. इसे हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ईटा इक्वल shearing stress to the shearing strain, और shear stress टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है, जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इज shearing strain. और shearing strain जैसे ये है मेरे पास की एक बॉडी, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी टिल्ट हो गई है एक सर्टेन एंगल के साथ में, दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन. यदि हम लोग बोलते हैं कि सर इसकी जो शिफ्टिंग है वो x है जबकि लेंथ यहाँ पर l है, तो एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, एक्चुअली एक वायर है, उसको हम जैसे जैसे स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होती जाएगी, क्योंकि ये इलास्टिक फोर्स है. इलास्टिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. आइए, फॉर अ वायर ऑफ लेंथ एल नॉट स्ट्रेच्ड बाय लेंथ एक्स, द रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स इज
F इक्वल स्ट्रेस इनटू एरिया, और हम लोग जैसा बोलते हैं y इक्वल F अपॉन ए x अपॉन एल, तो इसी से हम लोगों ने बोला F इक्वल वाई ए एक्स अपॉन एल। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वायर की लेंथ है यहाँ पे L नॉट, तो L नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, वर्क डन required to be done against elastic restoring force to elongate it further by length dx is F equal work equal F into dx। Remember, जब भी force is function of x, तो हमारे पास याद रखने की बात है वर्क इक्वल होता है फॉर्मूला वर्क इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो वही हमने लिखा वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और ये है हमारे पास का एफ, दिस इज इक्वल वाई ए एक्स अपॉन एल नॉट डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं? तो सर हम लोग जो है इसको 0 से लेकर के डेल्टा एल तक स्ट्रेच कर रहे हैं, तो लिमिट हमारी हो गई 0 से लेकर डेल्टा एल तक। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दिया 0 से एल तक, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल। हमने लिमिट रख दी और सॉल्व कर लिया। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आप लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूँ। वर्क डन दिस इज इक्वल वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2L नॉट, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, हमने लिख दिया y अपॉन 2 इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट का स्क्वायर। डिनोमिनेटर पहले एक एल नॉट था, अब हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी एल नॉट लिखा है। इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट बन रहा है। दिस इज इक्वल हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ दिस इज वॉल्यूम, और हाफ इंटू वाई को लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये वाला स्ट्रेन और ये स्ट्रेन कैंसिल होके बन जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये हमारे पास का फॉर्मूला है। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के बीच का एक फोर्स है कि यदि दो मॉलिक्यूल टाइटली बॉन्डेड है तो उनकी रिजिडिटी है वो ज़्यादा रहेगी, उनकी इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा रहेगा। जब हमने एटम्स को हीट दिया, मॉलिक्यूल्स को हीट दिया, तो उस हीट एनर्जी की वजह से उनकी बॉन्ड जो है वो वीक होने लग जाती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, और ये बॉन्ड वीक होने की वजह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलास्टिसिटी कम होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे यंग्स मॉडुलस कम होते जाएगा। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था, ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइसो रेशियो। व्हाट इज पॉइसो रेशियो? तो इसके पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा, लैटरल स्ट्रेन। जरा हम लोग समझते हैं कि ये है मेरे पास का एक वायर है। इस वायर को मैंने कंप्रेस करने का सोचा। इस वायर को जैसे ही मैंने कंप्रेस करने का सोचा, एक बहुत गजब की इंफॉर्मेशन आई कि जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होते जा रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, हम लोग बोलते हैं मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। किसी भी बॉडी का मास और डेंसिटी ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। यदि लेंथ को, इसका मतलब हुआ एरिया इनटू लेंथ, दिस इज इक्वल कांस्टेंट। जैसे हमने एरिया को बढ़ाया लेंथ कम होगी, और एरिया को कम करेंगे लेंथ बढ़ेगी। विद द इंक्रीज इन एरिया लेंथ डिक्रीसेस, और विद द इंक्रीज इन लेंथ एरिया डिक्रीसेस।
तो सबसे पहले हमारा ये कहना होता है कि जब भी हम लोग किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो हमारा कहना हुआ लेटरल स्ट्रेन दिस इज चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस। एरिया चेंज हुआ मतलब रेडियस चेंज हो रही है। और जब ऐसा है तो हम लोगों का कहना होता है पॉइसो रेशियो इज पॉइसो ratio, this is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. This is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Poisson ratio. Lateral strain delta R upon R, longitudinal strain delta L upon L. लेंथ बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो लेंथ कम होगा, मतलब देयर मस्ट बी एक क्वांटिटी जो कि लगातार चेंज होगी। और ये इसीलिए एक वैल्यू लगातार डिक्रीज होने की वजह से माइनस साइन हम लोग लगा रहे हैं। दिस इज सिग्मा इक्वल माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल, इधर L इधर R। इसकी वैल्यू दिस लाई फ्रॉम -1 to 0.5। इसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में लाई करती है। और ये हमारे पास में है आइडियल चेंज, आइडियल वैल्यू। और जो हमारे पास का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिस इज इक्वल -0.4 से लेकर के इसकी वैल्यू है -0.2। ये हमारे पास की वैल्यूज है। हम लोगों को इस वैल्यूज को याद रखना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वैल्यू पूछी भी जाती है।